हो गया कनेक्ट? मुझे तो लाइव नहीं दिख रहे, ना ही बच्चों को दिख रहे। मुझे कोई भी बच्चे चैट देख लो भाई। अब हुई हूँ लाइव, अब हुई हूँ, अब हुई हूँ, ठीक। हाँ ओके बच्चों, फाइनली आई एम लाइव। ओह माय गॉड, दिस देख रहे हो तुम लोग? हाँ भाई चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली आई एम लाइव टुडे। Welcome to the class. Class is little different because the server was having a huge problem. Some kind of attack was seen. Yes. कहाँ से आया attack, you know ना? हाँ जी. Okay, hi guys. Hello everyone. चलो, तो आज की क्लासेस कैसी रही? हुई नहीं हुई? कितना संघर्ष तुमने किया ये भी बता दो मुझे। अपने दिल के दुखड़े सुना दो पहले, फिर उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यस, मुझे तो बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं अभी। पता नहीं कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, कितने सबको लग रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, पता नहीं भाई। एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड, एक को डांट दो, एक सेकेंड। हाँ ब्लॉक ही कर देती हूँ आज। अरे यार दिन भर मैसेज करते रहते हैं, बिल्कुल परेशान कर दिया बिल्कुल मुझे। चलो आज की क्लास शुरू करें। फिजिक्स की क्लास इवनिंग में, केमिस्ट्री में हुई थी। चलो बढ़िया बढ़िया, हो तो गई ना क्लासेस। चलो आज हम बायोलॉजी की क्लास भी शुरू करते हैं। देखो बेटा यार क्या होता है ना, कॉन्स्टेंटली जब आप लोग भी, मैं एक चीज आप सबको बताना चाहती हूँ, जो ग्रुप में है, जो नहीं है, जो टेलीग्राम पे मैसेज करे, इफ यू आर कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग मी ना, दिस अनॉयज मी अ लॉट। हर चीज के लिए बच्चा मैसेज कर रहा है, मैम मेरी बुक में ये वाला पन्ना खराब आया है, मैम मेरे घर पे ना 1 घंटा डिले दिखा रहा है। बेटा आई कैन नॉट हैंडल ऑल दिस, यू आर ग्रोन अप गाइज। मैं आज ग्रुप डिलीट भी करने वाली हूँ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। यू आर सो एनोइंग, सो एनोइंग, सो एनोइंग। ट्रस्ट मी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इतना टीचर एक्सेस नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, बट आई थिंक आप ओवर एडवांटेज उठा रहे हैं। आप हर चीज में मुझे मैसेज करते हैं, हर चीज। मैं अपना व्हाट्सएप खोलती हूँ तो मुझे 100 मैसेजेस मिलते हैं। every problem you trying to just, मैम आप बताइए, I cannot do this बेटा, I cannot do this, I'm really sorry for this, yes I'm really sorry for this, बट अब से सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप आई एम डिलीटिंग कम्प्लीटली। यस आज मैं पूरा डिलीट कर दूंगी, रियली सॉरी। टेलीग्राम पे आई विल शेयर, क्योंकि तुम आपस में बहुत बातचीत कर रहे हो। मुझे पता लगा एक बच्चे का कल इस पे भी मैसेज आया, मैम आपस में ना बहुत बातचीत कर रहे हैं, मेरा नंबर ना लेके कहीं से बात कर लेते हैं मुझसे। यस तो ये सब भी बहुत चल रहा है, तो वी नीड टू स्टॉप दिस बिकॉज यू आर हियर टू स्टडी, एंड सब नोटिफिकेशन आपको मैं उस ग्रुप में दूंगी, ठीक है। चलो आज ही हम करेंगे इस काम को, क्योंकि भाई ऐसे तो तुम मेरा भेजा फ्राई कर दोगे पूरा का पूरा। यस चलो भाई, अब आते हैं बच्चों। नहीं ग्रुप हम टीजी पे बनाएंगे, नो मोर व्हाट्सएप ग्रुप। हाथ जोड़े मैंने, परेशान कर दिया तुम लोगों ने। यू आई एम ऑलरेडी डन, ठीक है। यस कोई नहीं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तुम्हें क्लास में भी दे दूंगी, वहां पे सब ज्वाइन कर लेना, जिसको ज्वाइन करना है सब कर लेना, ठीक है। यस चलिए अब आते हैं यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड से शुरू करें आज की क्लास। आज हम इसको करेंगे और बहुत मजेदार तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है। आज हम इस चैप्टर को स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, और सच बताओ तो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल आते भी नहीं है, इसलिए अक्सर हर टीचर इसको एक क्लास में ही कंप्लीट कराने का सोचता है, ठीक है। यस तो बेटा आज हमें लिविंग वर्ल्ड करना है, लिविंग वर्ल्ड हमें फुल जोश के साथ करना है और बिल्कुल मस्ती से करना है, ठीक है। सब तैयार है या नहीं? यस जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। हाँ जी, जोश का है? जोश नहीं दिखेगा मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं। चले जोश का है? अरे तुम्हें यूट्यूब पे तुम मैसेज लिखने की बहुत आदत है, तुम्हारे हाथ तो इतनी तेज चलते, इतने तो जल्दी तुम जवाब नहीं दे पाते, और क्या एग्जाम में। जल्दी बताइए सब रेडी? चलो
अब हम लिविंग वर्ल्ड शुरू करें। आ जाइए बच्चों, सब अपनी एनसीईआरटी बुक निकालेंगे, बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल यहां से अब से हर चैप्टर की रीडिंग यहीं से शुरू होगी। इसको फटाफट से करते हैं जिससे कि जो एक्चुअल चैप्टर उसके नोट्स भी बना सके और उसे मैं पढ़ा भी सकूं तुम्हें, ठीक है। सो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। पहला सवाल नीट का, बायोलॉजी क्या है? चलिए जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, इसको सब अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे इस लाइन को। बायोलॉजी क्या होती है? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, वहां पे नोट्स भी बनाएंगे अपनी एनसीईआरटी में, मैंने बताया था आपको। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो चलिए जल्दी से लिखेंगे सब, बायोलॉजी क्या है। यहाँ पे जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट, सबकी बात कर रहे हैं, लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और जो इनके अंदर प्रोसेसेस चल रही है, लिविंग प्रोसेसेस, उन सब का मेल क्या होता है? हमारा बायोलॉजी होता है। लिख लो बेटा, यू नेवर नो कौन से क्वेश्चन कहां से आ जाए, तो अच्छे से पढ़ के चलो, ठीक है। यस, अब देखो, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग वर्ल्ड में क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अर्ली मैन कुड इजीली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब क्या है? इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या मतलब है इसका? जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में, इसका क्या मतलब है? कम ऑन गाइस, जो भी आता है आराम से बताओ, जल्दी बताओ, जितना समझ में आता है, जो भी आता है बताइए, क्या मतलब है इनएनिमेट मैटर का एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का? यानी कि जो पुराने लोग थे वो देख के बता देते कि ये क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये दिस इज नॉन लिविंग, ठीक है। मैम क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? मैम है लिविंग। तो ये इसका मतलब क्या है? ये हो गया नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मैटर और लिविंग मैटर को देखकर ही बता देते थे पुराने जमाने के लोग, ठीक है। यस, फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों। अर्ली मैन डिफाइंड या डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, विंड, सी, फायर, some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was a sense of awe or fear they evoked. तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दो वर्ड्स है जो आपको देखने बच्चे। एक है हमारा यहाँ पे एनिमेट, यानी कि ये हो गया हमारा लिविंग। एनिमेट का मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी? लिविंग। और इनएनिमेट का मतलब क्या हो गया? नॉन लिविंग। तो ये सब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, एनिमेट, इनएनिमेट, ठीक है बच्चों। यस, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Scientists, okay, societies लिखा है, साइंटिस्ट में पढ़ रहे हो, so sorry, आप भी मुझे बता सकते हैं आप क्या पढ़ रहे हैं। Which indulge in anthropogenic views of biology could register limited process in biological knowledge. Systematics, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आती हुई, systematics, ये अभी हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे। क्या होता है systematics? कोई मुझे बता सकता है? किसी को कोई भी आइडिया क्या होता है सिस्टमैटिक्स? एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? यस। अब बेटा रोहन मित्र को अंग्रेजी तो नहीं पढ़ा सकती, ओ का मतलब ये तो हर गर्लफ्रेंड लिखकर भेजती है। तूने कभी कुछ ऐसा किया नहीं होगा कि गर्लफ्रेंड लिख के भेजे ओ, है ना भाई? तूने कभी लिख के भेजा ही नहीं होगा ऐसा ओ वाला। यस, तो ये चीज है ना। हाँ भाई बताओ जरा, सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स जहां पे हम एवोल्यूशनरी स्टडी की भी बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों? एवोल्यूशनरी स्टडीज की भी यहाँ पे हम बात करेंगे, एवोल्यूशनरी स्टडीज की, ठीक है। अब इसको डिटेल में हमें पढ़ना है। एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स brought in out of necessity, detail, systematic and identification, nomenclature, classification, ये सब अभी हमें पढ़ना है चैप्टर में। The biggest spin of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically, that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on earth. चलो भाई, ये तो हो गया हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन, ये मैंने होमवर्क दिया था। चलो भाई इनके बारे में बताइए, कौन है ये? पहले तो फोटो पहचानिए। ये हमारे अर्नेस्ट मेयर। कौन है हमारे? अर्नेस्ट मेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हें और कहा क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज कंसिडर्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो आपका आंसर होगा इट वाज अर्नेस्ट मेयर। कौन है बच्चे? अर्नेस्ट मेयर। इन्हें बहुत ही अच्छा प्राइज भी मिला था। वो प्राइज कौन सा था बच्चे? कौन सा प्राइज मिला था इन्हें? ट्रिपल क्राउन अवार्ड। कौन सा मिला था बच्चे इन्हें? ट्रिपल क्राउन अवार्ड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिपल क्राउन अवार्ड किसको मिला था? अर्नेस्ट मेयर।
प्लस इन्होंने एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसिएशन। और क्या दिया था बेटा इन्होंने कॉन्सेप्ट? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसिएशन, ऑफ स्पीसिएशन। ये ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा का पूरा डिटेल जहां से मेन क्वेश्चन बनेंगे, बाकी तो थोड़ी बहुत चीजें वो अपने आप पढ़ लेना। अब आते हैं मेन चैप्टर पे, शुरू करें लिविंग वर्ल्ड। चलो भाई लिविंग वर्ल्ड पे आ रहे हैं, ये हमारी ब्लैंक स्लाइड और यहां पे हमने हेडिंग लिख ली लिविंग वर्ल्ड। चलो क्या कैसे बताते हो बेटा लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, बताओ जरा चैट सेक्शन में। ये मैं जो पानी पीने वाली हूं ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये हम कैसे बताएंगे? बताइए कैसे बताएंगे? ऐसी क्या चीजें, कौन सी चीजें जिनके ऊपर हम ये डिफरेंशिएट करते हैं व्हाट इज लिविंग व्हाट इज नॉन लिविंग। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है। पंछी उड़ते हुए आ रहे हैं, हमें कैसे पता लिविंग है या नॉन लिविंग? ये सब चीजें हमें बतानी है बच्चे। तो लिविंग वर्ल्ड क्या है? लिविंग वर्ल्ड वो है जहां पे हम लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हम पढ़ने वाले लाइफ फॉर्म्स के बारे में, प्लस हम यहाँ पे लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। किनको पढ़ने वाले बच्चों? यहाँ पे हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो यहाँ पे हम लाइफ फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग लाइफ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितने आपको आते हैं उतने बताइए चैट सेक्शन में, जितने आपको आते हैं। यस, कौन कौन से फीचर्स है लाइफ के? तो अगर हम देखें बच्चे यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके ऊपर हम डिफाइन करेंगे लाइफ को कि लाइफ लिविंग है कैसे, नॉन लिविंग क्यों है, लिविंग लिविंग क्यों है, यही तो हमें करना है, ठीक है। यस चलो देखो इधर बेटा, सुप्रिया दीदी मैम क्लास के नोट्स मिलेगा कि नहीं? बेटा सुप्रिया दीदी क्लास में आइए, लिखिए, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं निकलता है। वहां पे 250 नंबर लेके बायो में बैठ जाएंगी। तो इसलिए सारे बच्चे जो मैं लिखूंगी, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी, आपको सब लिखना है नोट्स। इस चैप्टर में नोट्स कम है, बट आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारे नोट्स होंगे। तो इसलिए फालतू का सवाल मेरे से कोई नहीं पूछेगा, सब बनाएंगे नोट्स। यस चलो, तो यहाँ पे बच्चे लाइफ फॉर्म्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला कौन सा आता है? ग्रोथ। कौन सा आता है? ग्रोथ। ग्रोथ के बाद दूसरा कौन सा आता है? एवरीवन इन द चैट सेक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। और एक चीज है जिसमें हम कॉन्शियस रहते हैं हमेशा, वो क्या है? कॉन्शियसनेस। कौन सा है बच्चों? चौथी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में वो है हमारा कॉन्शियसनेस। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आज हम बताने वाले हैं कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मुझे 2 टर्म्स आपको समझाने हैं। पहला टर्म जो मुझे आपको समझाना है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और दूसरा है हमारा डिफाइनिंग फीचर। दूसरा क्या है बच्चों? हमारा डिफाइनिंग फीचर। तो ये 2 तरह के टर्म्स हैं जो अभी मैं आप लोगों से ही पूछूंगी जब मैं पढ़ाऊंगी, बट इसको डिफाइन तो करा दूं। तो बेटा व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड व्हाट इज अ डिफाइनिंग फीचर? कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो है जो शायद ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिविंग के लिए भी एप्लीकेबल है और जो नॉन लिविंग के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि इट कैन बी एप्लीकेबल ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसे कि ग्रोथ, हम अंदर से ग्रो करते हैं, बट माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स, प्लेटूज बाहर से ग्रो करते हैं, है ना। ग्रोथ तो हो रही है, पहाड़ का साइज बढ़ रहा है, तो यानी कि आप यही कहोगे ना, द माउंटेन इज ग्रोइंग, ठीक है। अभी बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप यही कहोगे ना कि बच्चा इज ग्रोइंग। तो ग्रोथ तो दोनों में है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर है which can be applicable on both living and non-living, ठीक है। पहली चीज तो ये हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लिविंग के अंदर हो बट उसका एक्सेप्शन हो।
जैसे कि रिप्रोडक्शन। अब आप कहेंगे मैम नॉन लिविंग वाले तो होते ही नहीं है, रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, ये काम तो मैम हम लोगों का है ना, वहां तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है मैम, ये भी आप कह सकते हैं कि मैम हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी रिप्रोडक्शन। तो बेटा यही चीज मैं आपसे कह रही हूं कि यहां पे लिविंग है फिर भी रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं, व्हेन द लिविंग शोज एक्सेप्शन, व्हेन द लिविंग शोज एक्सेप्शन, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बट डिफाइनिंग फीचर क्या है, वो था ना करीना कपूर का डायलॉग था बड़ा बढ़िया सा, जब वी मेट में, कोई डाउट मत रखना, ठीक है, यस, कोई डाउट मत रखना, ड से डिफाइनिंग फीचर, ड से कोई डाउट मत रखना, यानी कि अ फीचर विच इज एप्लीकेबल टू ऑल लिविंग organisms without any exception। ये रहा, ठीक है बच्चों, ये हमारा विदाउट एनी एक्सेप्शन। डन। पहले ये दो टर्म समझ में आए नहीं आए, फिर तो मैं आगे बढ़ूंगी, चैप्टर पढ़ाऊंगी। देखो बेटा बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है बायो, आपने कितना ही पढ़ रखा हो आई डोंट केयर, आपको फिर से मेरे साथ शुरू से जीरो से पढ़ना है, ठीक है, ये समझ में। अब हम चलते एक एक फीचर पे, आ जाओ, फीचर्स ऑफ लिविंग, फीचर्स। नाउ लेट्स कम टू फीचर्स, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। अब फीचर्स में सबसे पहला हमें कौन सा पढ़ना है, वापस से रिवाइज करेंगे सब बच्चे, ग्रोथ। कौन सा पढ़ना है हमें, ग्रोथ। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद ग्रोथ, नोट्स बनाइए फटाफट से, जैसे हो जाए डन लिख के बता देना कि यस मैम हो गया, लिख लिया हमने। टाइम दूंगी नोट्स बनाने का, अच्छी हूं मैं, गंदी नहीं हूं मैं। है कोई अफसाना। डन, लिख लिया सबने, बहुत ज्यादा था भी नहीं लिखने के लिए। अब सब बच्चे बिल्कुल सुपर इंटरेक्टिव रहेंगे क्लास में, जैसे आप लोग रहते हैं हमेशा, वैसे फुल इंटरेक्टिव रहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रोथ पे आ रहे हैं अब हम। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ। नाउ ग्रोथ कैन बी इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल मास, या तो सेल का मास इंक्रीज हो जाए या सेल का नंबर इंक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं कि ग्रोथ हो गई। सही बात है या नहीं, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। या तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा या सेल का मास बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं वाटरमेलन की बात करूं, नंबर ऑफ सेल्स उतने ही रहते हैं, बट एक एक सेल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो वाटरमेलन बन जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो या तो आप सेल नंबर बढ़ा दो या सेल मास बढ़ा दो। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं बेटा, तो ग्रोथ हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है। यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा या बैक्टीरिया, किसी का भी ले सकते हैं आप। अगर हम अमीबा की बात करें तो यूनिसेल्युलर, क्या इसमें ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। और इसमें ग्रोथ कैसे होती है, थ्रू सेल डिवीजन। कैसे होती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थ्रू सेल डिवीजन। तो यहाँ पे सेल डिवीजन हुई, तो ग्रोथ कैसे हो रही है अमीबा में, जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन के थ्रू। जैसे जैसे सेल डिवाइड करता जाएगा हम कहेंगे कि ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। बट यहां पे जो सेल डिवीजन है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, इनका सेल डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां पे सेल डिवीजन इज समहाउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन, इट इज इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि सेल डिवीजन इज synonymous with reproduction in case of unicellular organisms। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। यस बच्चों, जल्दी से बताएंगे।
जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। तो इस सिनोनिमस का मतलब क्या है? पर्यायवाची शब्द यानी कि सेम। तो मैं क्या कह रही हूं कि इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है। इट इज रिप्रोडक्शन। So cell division is synonymous with reproduction in case of unicellular organisms. ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। पहली चीज तो ये। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या आती है इससे रिलेटेड, देखो। रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव इवेंट। कैसा है ये? म्यूचुअली इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? क्या ये अलग अलग हो रहे हैं या ये एक ही कहलाते हैं? ये मतलब है इसका। तो बेटा यहां पे दे बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। साथ ही तो हो रहे, तो इंक्लूसिव होंगे ना कि एक्सक्लूसिव। अलग नहीं है बल्कि दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, किसकी बात कर रहे हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ना मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या सेल डिवीजन इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन है? आज मेरा हाथ का सेल डिवाइड कर रहा है तो क्या रिप्रोडक्शन हो रहा है? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, खुद से सोच के बताइए। ऐसा हो रहा है? नहीं। तो यहां पे क्या है, जो हमारा सेल डिवीजन है एंड जो रिप्रोडक्शन है वो इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या है बच्चों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। कैसे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दोनों अलग अलग है। ऐसे थोड़ी हाथ का सेल डिवाइड हो भाई रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसा थोड़ी है हमारे केस में। दोनों अलग है। यूनिसेल्युलर में दोनों का मतलब एक है, बट यहां पे दोनों अलग है। ठीक है। अब यहीं पे अगर हम प्लांट्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स। अब प्लांट्स की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, इनडेफिनेट होती है। कैसी होती है? क्या वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं या हमेशा ग्रो नहीं करते रहते हैं? क्या होता है मेरे बच्चों? प्लांट को तो तुमने देखा ही है यार, है ना? जल्दी बताओ। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो क्या है? इनडिटर्मिनेट। क्या है? इनडिटर्मिनेट। क्या है? इनडेफिनेट। क्या है? इनडेफिनेट। यानी कि वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बच्चे? थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते रहते हैं। हमेशा हमेशा ग्रो करते रहते हैं। अब सवाल उठता है क्यों? मान लो असर्शन रीजन आ गया, व्हाई? ऐसा क्यों? ऐसे इसके पास कौन सी ताकत है कि हमेशा ग्रो करते रहते हैं? ऐसे इसके पास कौन से स्टेम सेल्स हैं जिससे ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं? चाहे रूट हो या शूट हो, दे आर ऑलवेज ग्रोइंग। कोई उम्र नहीं है इनकी, अमर है। यस, कैसे? हाँ जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वेरी गुड बच्चे, क्योंकि इनके पास होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि एक तरह के क्या है? डिवाइडिंग सेल्स। कैसे? एक तरह के डिवाइडिंग सेल्स। जब तक डिवाइडिंग सेल्स रहेंगे तब तक वो ग्रो करता रहेगा। ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, एनिमल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स ग्रोथ। अगर एनिमल्स की ग्रोथ की बात करें तो डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। ये हो गई हमारी डिटर्मिनेट ग्रोथ। कैसे हो गई? डिटर्मिनेट। या डेफिनेट ग्रोथ हो गई। कैसे होगी? डेफिनेट ग्रोथ। ठीक है बच्चों। तो यहां पे डिटर्मिनेट भी है, डेफिनेट ग्रोथ भी है। हमेशा ग्रो नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म पैटर्न में ग्रो करेंगे। कैसे करेंगे? यूनिफॉर्म पैटर्न में ग्रोथ दिखेगी। यूनिफॉर्म पैटर्न में इनकी ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, कि एक उम्र तक बढ़ेंगे उसके बाद बढ़ेंगे ही नहीं, और ये सबके साथ है। ऐसा थोड़ी है अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम हो, है ना बच्चों। तो ये वाला पैटर्न हमें एनिमल्स में देखने को मिलेगा कि डेफिनेट है, क्योंकि हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होते हैं। So this is a type of a pattern of growth you see in case of multicellular living organisms. तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम ग्रोथ देख रहे हैं वो शरीर के अंदर से हो रही है या शरीर के बाहर से हो रही है? द ग्रोथ इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक? बताइए जल्दी से। हाँ, तो सीजन में तो ग्रो कर रहे हैं ना निक्कू दीदी। सीजन आएगा ग्रो करेगा, सीजन नहीं आएगा उस टाइम नहीं ग्रो करेगा। बट ऐसे थोड़ी 10 साल बाद ग्रो ही नहीं करेगा सीजन के आने के बाद भी। निक्कू दीदी, देयर इज अ डिफरेंस, है ना? यस। तो कैसी ग्रोथ है? अंदर से ग्रो कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ, एंड दिस इंट्रिंसिक ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय सीजन, इज अफेक्टेड बाय
हॉर्मोन्स इज अफेक्टेड बाय यस न्यूट्रिशन। कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है? अगर आपको न्यूट्रिशन ना दिया जाए तो आप माल नरिश्ड हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में लग गया? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। डन 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 डन। अब आते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। लेट्स कम टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रुको, अभी नोट्स बनाने का टाइम दूंगी, पहले मैं थोड़ी सी स्लाइड ऐड कर लूं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड फॉर्मेट करना पड़ेगा। आज तुम्हारे कारण नालायकों मैंने अपनी ट्रिप कैंसिल की है, याद रखना। यस, दुआओं में याद रखना मैम को। चलो नोट्स बनाओ, जैसे बना लो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चले नोट्स बन गए? चले, नहीं होगा बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि अब हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, इनकी ग्रोथ की। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं बताओ जरा। हे प्रभु, ये क्या लिख रही थी मैम? तो नॉन लिविंग ग्रोथ करते या नहीं करते? यस, वी डू सी ग्रोथ इन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लाइक वी सी इन माउंटेन्स, like we see in case of sand dunes। बट इनके केस में जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है? अंदर से ग्रो कर रहे हैं, बाहर से ग्रो कर रहे हैं? भाई अगर स्नोफॉल होगी, माउंटेन के ऊपर लगेगी तो क्या होगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हुई ना। तो ये कैसी ग्रोथ है बच्चे? एक्सट्रिंसिक। हियर वी सी के इंट्रिंसिक ग्रोथ, बाहरी ग्रोथ। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? बाहरी ग्रोथ। ये हो गया हमारा नॉन लिविंग का। तो भाई ग्रोथ तो लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे क्या पता लगता है कि जो ग्रोथ है हमारा वो किस तरह का फीचर है? किस तरह का फीचर है? डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अब इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, फिल इन द ब्लैंक्स आ चुका है, जल्दी से बच्चा पार्टी बताएगी। कम ऑन, बच्चा पार्टी आंसर देगी इसका। यस बच्चों, ये कैसा फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। वेरी गुड, कैसा है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है आज की हमारी क्लास में वो है रिप्रोडक्शन। क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन? मैंने पूछा है क्या होता है रिप्रोडक्शन, कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ये नहीं पूछा है। सैंड ड्यून्स क्या होता है मैम? रेत के टीले, पता है? थार डेजर्ट, रेगिस्तान में रेत के टीले, सैंड ड्यून्स। अब तुम मुझे ज्योग्राफी टीचर भी बना दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, रिप्रोडक्शन भाई क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ प्रोजेनी, सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। इट इज सेल्फ परपेचुएशन। ठीक है, तो क्या है इसका? टू प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ प्रोजेनी, सेम काइंड ऑफ प्रोजेनी, अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को पैदा करना। ठीक है, जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, इट इज अफेक्टेड बाय टू प्रोसेसेस। दो चीजों से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है क्या? रिप्रोडक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रिप्रोडक्शन। कौन कौन से दो फैक्टर्स है जिससे रिप्रोडक्शन को अफेक्ट पड़ता है? यस, पहला तो माहौल। माहौल कैसा है? माहौल सही नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं चलेगा। क्या कहते हैं? जी स्क्वायर आर वी, है ना? तो इसका मतलब क्या है? हैबिटेट। अरे भाई माहौल ही नहीं है, कहीं से करिएगा। हैबिटेट, ये देखिए सबसे पहला है हैबिटेट। कभी पानी चाहिए, कभी धरती चाहिए। ठीक है, अब माहौल सही नहीं है, हैबिटेट सही नहीं है, तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या है? यस, दूसरी चीज है हमारी इंटरनल फिजियोलॉजी। क्या है? इंटरनल फिजियोलॉजी। नाउ व्हाट इज इंटरनल फिजियोलॉजी बच्चों? हियर
इसका मतलब ये है कि अंदर से शरीर कमजोर है, चाह के भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अंदर कमजोरी इतनी है, मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही मन से उदास बैठे हैं, कह रहे नहीं नहीं कीजिएगा, ठीक है, मारिएगा, बहुत लतिया मारिएगा। यस, तो इंटरनल फिजियोलॉजी इज द सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको याद रखना बेटा, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे रिप्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारी एनसीईआरटी बाबू क्या कहती है कि हमारे पास दो तरह के रिप्रोडक्शन है। कितने तरह के रिप्रोडक्शन है सब बताएंगे चैट सेक्शन में। आराम आराम से हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़िए, बहुत सारे 32 चैप्टर आपको मेरे साथ करने हैं। अगर बोर हुईएगा तो फिर बायो नहीं होगी, मस्ती मस्ती में करेंगे तो देखना झट से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सारे गंदे जोक्स याद रहेंगे, ठीक है। अब देखो, दो तरह का हमारा रिप्रोडक्शन है, एक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सिर्फ एक ही बंदा चाहिएगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। बच्चे कहेंगे वाह मैम वाह, वाह मैम वाह, ठीक है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स पढ़ लेते हैं, जितने भी हम 10 तक की क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ, जो 10 तक पढ़ा है बस वही बता दो। ये देखिए, एसेक्सुअल में क्या होता है, यूनिपेरेंटल, सिर्फ एक ही की जरूरत होती है, ठीक है, दूसरी की जरूरत ही नहीं है। ना डेट पे ले जाने का खर्चा, ना पूछने का खर्चा, ना वैलेंटाइंस पे इग्नोरेंस का खर्चा, कोई है ही नहीं खर्चा भाई, रिचार्ज का खर्चा नहीं है। सोचो, दे आर सो इवॉल्व्ड यार। यस, अब आते हैं सेकंड, यूनिपेरेंटल है। क्या यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, नहीं। सो टेक्निकली नो फर्टिलाइजेशन इज सीन, नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे गैमीट्स बन भी सकते और नहीं भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि गैमीट कभी बनते ही नहीं है, वो चीज गलत हो जाएगी। मे और मे नॉट हैव गैमीट्स, मे और मे नॉट हैव गैमीट्स, बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं। जनरली इनमें जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है। दे हैव माइटोसिस, माइटोसिस होती है इसमें, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। प्लस यूसुफ ने बड़ा अच्छा आंसर बताया, मैम वेरिएशन नहीं होती इनमें, जैसे हमें बिल्कुल वैसे ही पैदा कर देंगे। क्या बात है, नो वेरिएशन। क्या कीजिएगा वेरिएशन से, हम है इतने परफेक्ट, है ना बच्चे। तो ये फीचर्स हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, जिसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा फिजन। क्या होता है फिजन, यस जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में, क्या होता है फिजन। ये जो ये घटिया घटिया नाम जो लिखते हो ना तुम, अटेंशन सीका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस नसीब, बेटा नसीब बदलते देर नहीं लगती है नसीब। हाँ जी, फिजन क्या है, फिजन बंटवारा। ये देखिए, एक अमीबा था या एक बैक्टीरिया था, कुछ भी ले लो जो तुम्हारे, अब इससे दो हो गए, ये लो दो हो गए, दिस इज कॉल्ड फिजन। दिस यू सी इन केस ऑफ बैक्टीरियाज, दिस यू सी इन केस ऑफ अमीबा, जितने भी यूनिसेलुलर है भाया, ठीक है, इन सब में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फिजन इज फ्यूजन ऑफ सेल्स। नहीं बेटा नहीं, फ्यूजन का मतलब फिजन का मतलब डिफरेंस है। फ्यूजन फिजन फर्क है बेटा, बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है। यस, बहुत ही फर्क है। चलो ये तो हो गया फिजन। अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हमारा रीजेनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। बेटा रीजेनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन भी एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां एक ऑर्गेनिज्म अपना पार्ट छोड़ देता है और उसे नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो रीजेनरेशन का ट्रू एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, ड्यूजेशिया, ये तो आप क्लास 8वीं एनसीईआरटी में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। यस, और फ्रैगमेंटेशन क्या है, बंटवारा, फट गया। यस, 19 से 20 लाख का फर्क है, वाह वाह वाह। फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, एल्गी में देखने को मिलेगा, अभी पढ़ाऊंगी ना तब मिलेगा। एल्गी में देखने को मिलता है, मॉसेस में देखने को मिलता है, ठीक है, इनमें देखने को मिलता है ये रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। अब इसके अलावा एक और तरीका है विच वी कॉल एज बडिंग। बडिंग, बडिंग किस में देखने को मिलता है, मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओगे, चलो जितना भी है बता दो। मैम एल्गी में होता है, बहुत सही गुरनूर, जितने आंसर दोगे उतना क्लास में याद रहेगा, ये मैं बता दूं, वरना बायो वही 300 310।
जल्दी बताओ सब चैट सेक्शन में। बडिंग देखने को मिलता है जिसमें एक छोटी सी बड आती है, और बड क्या होती है? आउट ग्रोथ ऑफ सेल्स। क्या होती है? आउट ग्रोथ ऑफ सेल्स। इसको क्या कहते हैं? बड। ठीक है, बडिंग किसमें देखने को मिलती है? जैसे हाइड्रा, जैसे पॉरीफेरा, जैसे कि यीस्ट, वेरी पॉपुलर एग्जांपल यीस्ट। ये तो क्या हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से नोट्स बनाएंगे सब बच्चे। थम्स अप बना दो, अभी तो यूट्यूब पे हो। थम्स अप तो तुम्हें खूब लगाने आते हैं, फायर बनानी खूब आती है। लास्ट के 2 महीने में बच्चों को हम यही तो सिखाते हैं, फायर बना दो, थम्स अप लगा दो। चलो, हाँ मेरी बुक्स आ गई, वेरी गुड। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच वी कॉल्ड एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो भाई, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या ये एक इंसान से होता है, या इसमें 2 की जरूरत होती है, 3 की जरूरत होती है, 4 की जरूरत होती है? क्या जानते हैं हम इसके बारे में? यस मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। तो बेटा ये प्रोसेस है हमारी बाय पेरेंटल। क्या प्रोसेस है हमारी? बाय पेरेंटल। ठीक है, यस। क्या यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है? आप कहेंगे यस मैम। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है मैम, बिल्कुल होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। ठीक है मैम, क्या यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं? यस, आप कहेंगे यस मैम, बिल्कुल यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है। ये हो गया हमारा गैमीट फॉर्मेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं। बाय पेरेंटल है, फर्टिलाइजेशन हो गई, गैमीट फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट चीज क्या वेरिएशन होती है? आप कहेंगे यस मैम, यहाँ पे हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। क्यों वेरिएशंस देखने को मिलती है? क्योंकि इसमें होती है मियोसिस। क्या होती है बच्चों? मियोसिस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या है, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके टाइप्स तो क्या ही है, सेम ही तरह का प्रोसेस है, बस अलग अलग करने का ढंग हो सकता है, बट प्रोसेस वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शन, जिसमें नीट में क्वेश्चन आ सकता है एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। अब एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। यस, ऐसे एक्सेप्शन आपने मुझे बताने हैं जो लिविंग है, लिविंग बट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अगर आपको ऐसा कोई भी एक्सेप्शन पता है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। एनीथिंग, जिंदा है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बताइए। मैम इनफर्टाइल कपल्स, वेरी गुड, यस यस यस, बिल्कुल सही। स्टेराइल मेल और फीमेल, यस। और बताइए, म्यूल, यस, खच्चर जिसे कहते हैं, वेरी गुड। वर्कर बीज, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और बताइए, जितना आता है उतना बताइए, खुल के बताइए। ड्रोन्स भाई अच्छा खासा रिप्रोडक्शन करता है, लेके जाते हैं क्वीन बी को स्पॉनिंग के लिए। हाँ, ड्रोन नहीं आएगा, करता है बाबू, यस। ठीक है, और जैसे क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम से जो पीड़ित है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स है। लाइगर भी लिख दू, ठीक है। अनन्या पांडे याद आ गई, जवानी तेरी आफत, ऐसे ही था ना, अनन्या पांडे, जवानी तेरी आफत, यस, वो याद आ जाए। ऐसी ऐसी चीजें बताते हो, याद आ जाते, क्या कर सकती हूँ मैं। ठीक है, हिनी, हनी नहीं हिनी, नालायको, इतना हनी बोलते हो, हिनी भूल गए, तो हिनी है नॉट हनी। ठीक है, तो ये सारी क्या एक्सेप्शंस है, दे आर लिविंग बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। सो नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूडिंग लाइन कि रिप्रोडक्शन इज डैश फीचर। कैसा फीचर है? नाउ यू नीड टू कंक्लूड, जितना आपको समझ में आया यू नीड टू कंक्लूड बच्चे। यस, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, कंक्लूड कंक्लूड कंक्लूड। मैम व्हाट इज लाइगर? टाइगर एंड लाइन का जो मिक्सचर बनेगा, लाइगर, यस। ठीक है, चलो जल्दी बताओ
कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वेरी गुड, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सब बच्चे इससे अलाइंड है? देखो खुद से समझ आया तो आंसर करना है, भीड़ को देखने की जरूरत नहीं, आधे गलत होते हैं मैक्सिमम टाइम, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। चलो वेरी गुड, खुद से आंसर दिया, आई लाइक इट। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, योर मेटाबॉलिज्म। नाउ लेट्स डिस्कस बच्चे मेटाबॉलिज्म। क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म? क्या होता है मेटाबॉलिज्म? इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग body or a living cell. It is called as what? It is called as metabolism. ठीक है? Yes. भैया पूछ रहे हैं हंस क्यों रहा है, ले रहा है या नहीं? हाँ, क्या? Sum total of all chemical reactions occurring in a living body or living cell is called as metabolism. सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन। मैम हिनी क्या होता है? हिनी तो बेटा इसमें क्या है ना, जो म्यूल है उसके अंदर स्टैलियन लिया जाता है, इसको कुछ है मैं भूल गई हूं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। एक में घोड़ी ली जाती है और डोंकी का मेल लिया जाता है, और एक में घोड़ा लिया जाता है और फीमेल डोंकी ली जाती है, उनसे बनता है म्यूल और हिनी, ऐसे बनता है, ठीक है। यस, ऐसे बनते हैं ये। तो ये क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी और इन अ लिविंग सेल, इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, आवर बॉडी is composed of chemicals. हम सब केमिकल से बने हैं, केमिकल्स। कुछ होते हैं हार्ड केमिकल्स, कुछ होते हैं सॉफ्ट केमिकल्स। सॉफ्ट केमिकल्स यानी कि ऑर्गेनिक जो हम खाएंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम हार्ड केमिकल्स खाएंगे, बहुत ज्यादा जला हुआ तेल लेंगे, जले हुए तेल के अंदर पूड़ी बेरमी खाएंगे, छोला भटूरा खाएंगे, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस बिकॉज इट स्लो डाउन आवर मेटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, सो दिस इज आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स बनते हैं और टूटते हैं। नाउ कमिंग टू द मेटाबॉलिज्म टाइप्स। कितने टाइप्स का मेटाबॉलिज्म है? देखो बेटा, जब रिश्ता टूटता है, ठीक है, चलो एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स डू इट लाइक दिस, ठीक है, तुम खुद बताना, लेट्स डू इट। अगर मैंने ग्लूकोज को तोड़ दिया इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid, so this becomes example of catabolism, anabolism. लेकिन मैम ये दूसरे स्पीशीज के स्पर्म से कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है? यही ना बात है नवनीत, यही तो रिसर्च है। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन बनाया है, ठीक है, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। टेक्निकली द साइकिल इज ग्लाइकोलिसिस। यहां से यहां तक पहुंचने में हमें 10 स्टेप लगते हैं, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। बट अकॉर्डिंग टू यू क्या ही कट रहा है? ग्लूकोज कट रहा है, कटना कैटाबॉलिज्म, कटना कैटाबॉलिज्म। कैसे याद रखोगे? कटना कैटाबॉलिज्म। अगर कोई भी चीज टूट रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल इन द क्लास, जिससे बच्चों को और ज्यादा क्लियर हो ये चीज। मान लीजिए कि अगर मैंने ओके नाउ व्हाट इज दिस एग्जांपल? ये किसका एग्जांपल है? मैंने पानी और CO2 लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिया, सो दिस बिकम्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। नो 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 no no, this becomes classic example of anabolism. Catabolism, anabolism। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है इस तरीके से। डन? समझ में आया नहीं आया सबको? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। तो अगर कोई ऐसे रिएक्शन आएंगे आप संभाल लेंगे? यस, बता देंगे। चलो एक और कर लेते हैं फिर इसी तरीके से। ओके, प्रोटीन से हमने बनाए अमीनो एसिड,
ये किसका एग्जाम्पल है? तीसरा वाला। अब मैंने दोनों एग्जाम्पल बता दिए, अब आप बताइए। हाँ, प्रोटीन से जब अमीनो एसिड बन रहे हैं, अब इसे क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू कॉल दिस? दिस इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब यहां पे पहले इसको लिख लो बेटा, जब लिख ले तो थम्स अप बता देना, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूं। लिखो। जिन बच्चों के पास पहले भी नोट्स है, मैं फिर से कहूंगी कि बेटा आप फिर से नोट्स बनाइए। पेपर भी तो फिर से ही देने जा रहे हो, बैच भी तो आपने ज्वाइन किया ही है ना, तो बना लो बेटा नोट्स वापस से। क्या करोगे वरना नींद आने लगेगी, आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। अब आते हैं अकरेंस। अकरेंस मतलब हमारे पास दो तरह के रिएक्शन है। ठीक है, एक है रिएक्शन अकरिंग इन साइड अ सेल, ठीक है, एंड दूसरा है व्हेन अ रिएक्शन इज अकरिंग इन अ सेल फ्री कल्चर, यानी कि उसमें सेल है ही नहीं। इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये कॉमन कंफ्यूजन है। जब कोई भी रिएक्शन आपका सेल के अंदर चल रहा है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? इन वीवो रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चे इस तरह के रिएक्शन को? इन वीवो। अरे क्या कहते हैं इसको? इन वीवो रिएक्शन, इन वीवो। ठीक है बच्चे। और अगर यही रिएक्शन शरीर के बाहर, सेल के बाहर हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे? इन विट्रो रिएक्शन, इन विट्रो रिएक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन कि इनमें से IVF इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसका एग्जाम्पल है IVF टेक्निक? यस बच्चे, किसका एग्जाम्पल है IVF? इन विट्रो या इन वीवो? कहां हो रही है फर्टिलाइजेशन? सेल से बाहर हो रही है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बॉडी से बाहर हो रही है फर्टिलाइजेशन। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आप मेरे से अब ये सवाल तो नहीं पूछेंगे कि मैम इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं मतलब यहां समझा रही हूं आपको बहुत डिटेल में। ठीक है, फिर आते बेटा दूसरा, एक और गिफ्ट। ये जो टेक्निक है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर हो रही है, तो दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ इन वीवो। ठीक है, तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर हो रहा है, देन द मेटाबॉलिज्म, कंक्लूडिंग लाइन, मेटाबॉलिज्म is considered as dash feature. Yes मेरे बच्चों, answer I'm waiting. If a reaction is occurring inside the cell, then it is considered as dash feature. Notes भी बनाइए फटाफट से. It is considered as defining feature. Defining feature. लो, डन बच्चों? डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा? लास्ट वाला, विच इज आवर फोर्थ फीचर ऑफ द क्लास, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस,
मैम जब स्पर्म जब फीमेल बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती, देती भी होगी तो बेटा हमें पता नहीं चलता होगा क्योंकि बॉडी की इंटरनल बात है। ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन होती है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, बहुत चीजें होती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस ये क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ द बॉडी, क्या है बच्चों? ये एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई or any change in surroundings. This is called consciousness. ठीक है। मान ले कि हीना बैठी हुई है मेट्रो में, ठीक है, और वहां पे रोहन ऐसे कर रहा है तो कहीं नालायक कहीं का, तेरे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? नहीं तो चल अपनी पुच्ची लेके निकल। तो ये क्या रिस्पॉन्ड है ना बच्चे। अब मान लो कि अफरीन है हमारी बैठी हुई है कहाँ पे? मेट्रो में। सामने से एक बंदा आता है बहुत पसीनों में, वो कहे देना प्लीज गिव मी दैट सैनिटाइजर, हैंड क्रीम देना, थोड़ी खुशबू लगा लूं, ठीक है। दिस इज अ रिस्पॉन्ड, ठीक है। इवन प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड यार, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। दे रिस्पॉन्ड टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दे रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर। सो बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब जैसे पत्ती है, टच मी नॉट, आप छूने जाओगे नहीं मुझे ना छुओ, सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्ड, राइट। आपका रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स ग्रेविटी है तभी तो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। सो यही चीज है बच्चे, व्हेन यू रिसीव एनी स्टिमुलस एंड देन यू रिस्पॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं इसको दूसरे शब्दों में? इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। और ये चीज हमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब ये कभी बोलता है कि मैं काला क्यों हूं, मैं घूम क्यों रहा हूं? नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। बट हाँ अगर मैं हूं तो अरे बाल सही है, यस बाल सही है ना, यस। तो ये सब चीजें, दिस इज ऑल कॉन्शियसनेस, ठीक है बच्चों। तो ये चीज जो है, ये जो एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, टू एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स चेंजिंग सराउंडिंग्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। क्या ये हमको समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। एवरीवन इन द क्लास, सबको क्लियर है, यस और नो? तो बेटा ये हमारा कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब आते हैं इसमें एक और चीज विच इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। आइए लड़कियों के बारे में थोड़ी बात करेंगे अब हम। लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स नाउ, ठीक है बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स। मैं ठीक तो लग रही हूं ना? ये कलर मेरे पे गॉडी तो नहीं लग रहा है ना? क्या मेरा पेट तो नहीं दिख रहा है ना? ओ माय गॉड, झाइयां आ गई हैं क्या? अरे यार बाल सही नहीं है क्या आज? आई लैशेस तो सही लगे है ना? मेरे नाखून देख सही लग रहे हैं ना? दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। And we humans, being the most intelligent human beings on this planet, considered as self-conscious. हमें किसी की जरूरत नहीं अपने आप को डिमोटिवेट करने के लिए, हम ही काफी है। मेरी प्रिपरेशन ठीक है ना? मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं? यस, शायद मैं पढ़ सही नहीं रही हूं, शायद मेरे टीचर सही नहीं है, शायद कमरे की लाइट सही नहीं है, एस्थेटिक लगानी पड़ेगी, ओहो शायद ये जो मैं पानी पी रही हूँ इसके कारण नहीं पढ़ पा रही मैं, अरे नहीं यार ये किताब ही मनहूस है, मैं इसे पढ़ूंगी ही नहीं। तो बेटा हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने में काफी हैं, ठीक है। यस मैम आजकल लड़के भी ऐसे हैं क्या? भाई लड़के बाबू बताओ जरा, लड़कियां कह रही है लड़के भी ऐसे हैं, ऐसा है क्या? अब लड़कों का क्या रहता है? लड़कों का ज्यादा मैंने देखा नहीं है, लाइक आई सी अराउंड मी, तो दे आर लाइक अच्छा कपड़े, लड़कों भी लाइक अरे भाई जो सगाई में पहना था वही निकाल ले, यस 4 साल से वही, हाँ सगाई वाला, हाँ वही वाली पैंट, अरे उसके ऊपर कोट अलग ले लेंगे, बाकी वही चलेगा, अंदर का वार्डरोब वही रहता है पूरा का पूरा। सो वहां पे मैं कहूंगी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज लिटिल लेस, बट व्हेन इट कम्स टू द गर्ल्स वी आर सुपर सेल्फ कॉन्शियस। सो आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड यू नाइसली कि व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस चलिए जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। हाँ
अब देखो जब लड़के मेकअप करते हैं या कुछ करते हैं तो वो सीधा मॉडल ही बनते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं आजकल, ठीक है, जब जो लड़के मेकअप करते हैं, लड़कियों को मेकअप सिखाते हैं, तो आजकल उन्होंने पता नहीं क्या भूत चढ़ा है कि हर मेट्रो स्टेशन पे जाके वो गाना है टा 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 टा, ठीक है, और फिर ऐसे रैंप वॉक करने लग जाएंगे स्टाइल में, ठीक है। इतना भी नहीं करना भाई, यस। तो ऐसा है, ठीक है, दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज व्हेन द बॉडी itself respond to internal stimuli। अंदर की ही सोच को आप रिस्पॉन्ड करें, दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड दिस इज अ फीचर ऑफ ह्यूमंस। ये ओनली ह्यूमंस में ही देखने को मिलेगा। बेटा अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो सिर्फ ह्यूमंस में, कॉन्शियसनेस की बात करें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बीट यूनिसेलुलर बीट एनीवन, ठीक है। मैम अदर कोड वालों को इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं, अदर टू टीचर्स के क्या करें, प्लीज 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 हेल्प। तो बेटा तेरी ना ऐप पर एक नोटिफिकेशन आया था लिंक के साथ, तुझे वो रेफर करना है, यस। समझे बात को? क्या करें, प्लीज 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 अपनी ऐप देखो, पूरा मैसेज डिलीवर कराया मैंने आज की क्लास का। हाँ बस व्हाट्सएप में घुसे रहो तुम लोग, ऐप को देखो ही मत, इग्नोर कर दो ऐप को पूरा, नालायक कहीं के। तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो बेटा ये हो गया हमारा लास्ट फीचर। नाउ वी कैन कॉल दिस एज डिफाइनिंग फीचर। ये भी हमारा क्या है, डिफाइनिंग फीचर। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि पीपल इन कोमा, पीपल इन कोमा। अभी एक आध आएंगे कोमा वाले, ठीक है, हाँ जी। इवन पीपल आर इन कोमा येट दे रिस्पॉन्ड। ब्रेन काम नहीं कर रहा है, बट अगर आप बहुत ठंडा कमरा कर देंगे तो गूज़बम्स आते हैं, यस बच्चे। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बात करेंगे या करेंगे तो ही आप कहेंगे कि सेल्फ कॉन्शियस है या कॉन्शियसनेस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं कॉन्शियस की, ठीक है, यस। चलो हर क्लास की नोटिफिकेशन आई थी, वही तो बेटा शुभांगी पता नहीं कहां से प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहे हैं। इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैंने अपना पूरा ट्रिप कैंसिल कर दिया, मेरे बैग पैक थे, बट कल से इतना प्रॉब्लम हो रहा था, लिटरली आई हैव कैंसिल्ड इट। मेरी एक टिकट 25,000 की हुई थी जाने की, आई हैव कैंसिल्ड माई टिकट्स, और इनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। बेटा अगर आप लोग, आपको पता है इट्स अड्डा 24/7 जो आपके इतने डाउट्स एंटरटेन करे, क्योंकि शायद हमारे पास 1 लाख बच्चे नहीं है पढ़ाने को, यस हमारे पास कम बच्चे हैं, आई अग्री, बट वी डू लव यू ऑल। ऐसे मत करो, जहां बैच में 1-1 लाख बच्चे होते हैं ना, वहां पे तो आपको कोई देख भी नहीं रहा, टीचर आता है अपना पढ़ाता है, जो उसका मन होता है वो पढ़ाता है और चला जाता है। दिस व्हाट हैपेंस। चलो अब आते हैं बच्चों, ये वाला पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव डन इट। अब हम दूसरे पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये वाला जो पार्ट है, मैं आज का होमवर्क भी साथ के साथ बताती जा रही हूं, ये सब आपने पढ़ना है बच्चे। जितने भी हमारे बोल्ड लेटर्स हैं उन सब की आपने क्या करनी है, डेफिनेशन टेबल बनानी है, ठीक है, यस। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग दैट, कि हमारे पास ये देखिए, each different kind of plant animal organization that you see represents species, the number of species that are known, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, the number of species that are known described range between 1.7 से 1.8 मिलियन। इस वाली लाइन को सब हाईलाइट करेंगे आज की क्लास में, सब हाईलाइट करेंगे कि जितने नंबर ऑफ स्पीशीज है जो हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं वो कितने, 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी कि 17 लाख से 18 लाख हम कर चुके हैं, ठीक है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। हु पॉपुलराइज्ड द टर्म, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? इट वाज एडवर्ड विल्सन। किसने किया था बच्चों? एडवर्ड विल्सन ने किया था बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज, ये सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ओके, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑन अर्थ। अब आते बेटा नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर की तरफ हम बढ़ते हुए, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर की कैसे हमें नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. जैसे कि बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, आपने सुना होगा, मम्मी पीपल सींचने जाना है,
अगर आप हिंदू हैं तो आपके कल्चर में आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। दूसरे कल्चर में दूसरी चीज को आपने दूसरे नाम से बुलाते होंगे, बट हर जगह आप देखेंगे अलग अलग नाम से होता है, ठीक है। तो ये जो नाम है इन्हें क्या कहते हैं, लोकल नेम्स। तो लोकल नेम्स क्या है बच्चों, एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स। जैसे बड़ का पेड़, बड़ का पेड़, ठीक है। जैसे पीपल का पेड़, ये सब क्या है, इसके लोकल नेम्स है। दीज आर नॉट साइंटिफिक नेम्स। अब हो सकता है पीपल के पेड़ को साउथ इंडिया में किसी और नाम से बुलाया जाता हो, महाराष्ट्र में किसी और नाम से बताया जाता हो, तो इसलिए दिस ब्रिंग्स व्हाट, एम्बिग्विटी, दिस ब्रिंग्स कंफ्यूजन। जैसे कि अब घर है ना, जैसे कि अब हमारे डॉक्टर नसीब है, क्लास में है, मान लो कि मैंने इन्हें नसीब बोला, ठीक है। हो सकता है कि इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो इसे किस्मत बोलती हो, ठीक है। एक घर में डेस्टिनी बोल रहा है, एक किस्मत बोल रहा है, एक नसीब बोल रहा है, ठीक है। अलग अलग नाम देते जा रहे हो भाई, दिस विल ब्रिंग कंफ्यूजन। आखिर बात किसकी हो रही है? अब चौथा बंदा आएगा, उसे थोड़ी पता है कौन नसीब है, कौन किस्मत है, कौन डेस्टिनी है, पता ही नहीं है उस बेचारे को। तो देयर ब्रिंग्स द कंफ्यूजन, देयर ब्रिंग्स द एम्बिग्यूटी, ठीक है। यस, सो दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जो लोकल नेम्स है वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Even without a country, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. तो अगर इतनी confusion के साथ जाओगे तो बेटा काम कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं काम। तो एक कॉमन नाम, ठीक है। जैसे अब देखो, एक तुम्हें एक बड़ी सही चीज बताती हूँ, रोती हुई लड़की, ठीक है। यस, यानी कि she needs help, she needs love, ठीक है। कितना कितना साइंटिफिक है ये इमोशन। यस, एको हो रहा है, बट क्यों होना तो नहीं चाहिए। ऐसा क्या हो गया अभी अभी में जो एको हो गया? हेलो 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 हेलो, अभी भी एको हो रहा है? नहीं नहीं, बताओ बताओ, मैनेज क्यों करना है, मैं भी ठीक कर दूंगी। हो रहा है एको? एको हो रहा है? अभी ठीक है, चलो अब हो गया ना ठीक। चलो अब देखो बेटा, ये मैं बता रही थी जैसे रोती हुई लड़की, शी नीड्स लव, शी नीड्स हेल्प, शी नीड्स गिफ्ट्स, लैंग्वेज, नो एम्बिग्विटी, नो कंफ्यूजन। रोती हुई लड़की, ओह शी नीड्स हेल्प, यस यस यस, शी नीड्स लव, शी नीड्स ऑल अटेंशन। यस बच्चे, तो ऐसी ही बात के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। Probably you would recognize the confusion that would be created if did not find the ways and means to talk to each other. ठीक है? Now hence there is a need to standardize the naming of living organism. इसलिए जरूरत आन पड़ेगी साइंटिफिक नेम की, ठीक है। मैम सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग हुआ ना बेटा, अलीवा वो भी डिफाइनिंग है, बट ह्यूमंस का, ठीक है। Such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. सबसे पहले आज का पहला होमवर्क मैं 1 लिख रही हूं यहाँ पे, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में क्या होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अवॉइड कंफ्यूजन अमंग डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो क्या है नॉमेनक्लेचर? इट इज अ प्रोसेस ऑफ नेमिंग a living organism scientifically as to avoid confusions. देख रहे हो किस तरीके से मैम ने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is called identification. Now what is identification? Now second homework for the class, second homework, क्या होता है identification? Now what is identification? Everybody in the chat section, जब तक बताओगे नहीं मैं आगे जाऊंगी नहीं। क्या होता है identification? नाम से पता लग रहा है, identification is identifying a living organism and describing it on the basis of characters. अगेन सब वापस से बोलेंगे व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन। अभी मैं ये सब लिखवाऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी। अभी मैं एनसीईआरटी बता रही हूँ कैसे पढ़ाना है। आइडेंटिफिकेशन क्या है बच्चे?
आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग करेक्टली, डिस्क्राइबिंग करेक्टली, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो पहला स्टेप नॉमेनक्लेचर होगा या आइडेंटिफिकेशन होगा? क्या पहला स्टेप होगा इन दोनों में से? जल्दी बताओ। पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है, next, in order to facilitate the study, the number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. बहुत सारे साइंटिस्ट आए, किसी ने 3 word nomenclature दिया, किसी ने कुछ दिया, बट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड था वो था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो किसने दिया था बच्चे? कैरोलस लिनेनियस ने। ठीक है, सो this acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names based on agreed principle and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature. This is again your notes बच्चे, ये हमारी abbreviation आती हुई। So what is ICBN? ये आज का होमवर्क नंबर 3 क्या है? ICBN। ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। 1970s के बाद अब यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर संभालती है, इसी को अथॉरिटी है, यही प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, उन्हें डिस्क्राइब करेगी, फिर नॉमेनक्लेचर दिया जाएगा उसका। ठीक है, यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड? तो एनिमल्स के लिए ICZN है, which is International Code of Zoological Nomenclature, ICZN, which is your homework number 4, ICZN, जो एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं आफ्टर 1970s बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक वेज। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, देखो, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम throughout the world. Description of any organism should enable the person in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. यानी कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में 4 गरिमा है, एक ही क्लास में 50 आकांक्षा है, ठीक है, एक ही क्लास में 100 पूजा और नेहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Every organism should have a unique name to avoid confusion at every single step. This is also ensured by your ICZN and ICBN. क्या हमें समझ में लगा? Everyone in the chat section? बहुत आसान है, आपको भी पता है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific name to known organism. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये क्या प्रिंसिपल फॉलो करती है when it comes to nomenclature? क्या प्रिंसिपल है? चलो देखते हैं इधर। Each name has 2 component, सबके 2 ही component होंगे। ठीक है, yes, 2 ही component होंगे, 2 components। पहला वाला क्या है? जेनरिक नेम, यानी कि जीनस। पहला कौन सा बच्चे? जेनरिक नेम। एंड जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। क्या कहते हैं दूसरे वाले को? स्पेसिफिक एपिथेट। नाउ दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 component इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो जैसे कि गरिमा गोयल, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग अ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यस, क्योंकि 2 नाम है, गरिमा इज जेनरिक नेम, गोयल इज स्पेसिफिक एपिथेट हियर। ठीक है, चलिए सब अपना अपना नाम लिखेंगे इस तरीके से। आओ भाई, अब इसके रूल्स समझाती हूँ, चलो फिर पढ़ते हैं इसके रूल्स। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। ये वाला सही है। ओके, क्या ये मैंने सही लिखा है? यस और नो? इज दिस द राइट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम? ठीक है, फर्स्ट बताओ ट्रू और फॉल्स। सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं इटैलिक्स कर रही हूं, जिसे ये इटैलिक्स ही समझना। ठीक है, ये वाला इटैलिक्स में लिखा है मैंने। ठीक है, क्या ये सही है या नहीं? तीसरा, ये भी इटैलिक्स ही समझना, क्या ये सही है या नहीं? ठीक है, फोर्थ ऑप्शन,
ये भी इटैलिक्स में ही लिख रही हूं। ओके, बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? अपने नाम से कर लो ना यार। यस, यस, बताइए। फर्स्ट वाला ठीक है। When hand written, both the words need to be underlined separately. The generic name will start with a capital letter. So this is my generic name. Generic name. And this is my specific epithet. The specific epithet starts with a small letter. It starts with a small letter. सब अपने नाम बना लो यार, उसी से याद करने की कोशिश करो, ठीक है? Second one, when it is in italics, not handwritten, then both the words need not to be underlined when they are in italics. Second point, the generic name always start with a capital letter and the specific epithet always start with a small letter. ठीक है? So this is also correct. Now, क्या इसमें गलत है? What is wrong in this? Both are italics and the generic name is starting with a capital G. But the wrong part is that even the specific epithet is also starting with a capital letter G, which is false. तो यहां पे गलत क्या है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहां पे स्मॉल g होना चाहिए. So this is wrong. ठीक है? Yes. अब आते हैं नेक्स्ट, गरिमा गोयल. अब अगर इसको आप देख रहे हैं, so here they both are in italics, they are not underlined, absolutely fine, but the small g of generic name is गलत. So यहां पे ये क्या होना चाहिए? टेक्निकली कैपिटल जी. So ये भी क्या हो गया? गलत. देख लो बेटो हाउ वी आर डूइंग इट. अब एक साइंटिफिक नेम भी ले लेते हैं, आ जाओ. फिफ्थ, राइट और रॉन्ग? एवरीवन इन द चैट सेक्शन. एक दो कर लो तो क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको पूरे साल भर इसको करने की जरूरत नहीं है. एक बार अच्छे से कर लोगे तो बस हो जाएगा. यस, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट सेक्शन में. कल से मैं शूज पहन के आऊंगी, मेरे पैरों में दर्द हो गया आज, चप्पल पहना ही मैं. This is wrong. Why? Why it is wrong? Because it should be underlined separately. This should be underlined separately, not a single underline. So this is also false. क्यों false? Because ये underline separately होना चाहिए था. इतनी चीजें दिखनी है. Now we have another word. That is the name of the discoverer is also mentioned sometimes. ठीक है? After the scientific name. Mangifera indica लिन. क्या ये सही लिखा है मैंने या नहीं लिखा है? ये मैंने आपको बताया नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग. अभी मैं आपको गलतियों से, रिवर्स लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है, पता है. गलती जब करके सही बताते हैं ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है. बच्चे को लगता है एकदम से ना, इट कैचेस योर अटेंशन कि है. यस. Is it wrong? Is it right? What it is? So they are handwritten. They are underlined separately. Even the name of the discoverer, that is Linnaeus, is abbreviated. Yet it is right or wrong? It is wrong. Why? It is wrong. Why? It is right. Why? It is wrong. Anybody who can tell me? This should not be underlined. बेटा आपके रीजन अलग हो सकते हैं, बट दिस शुड नॉट बी अंडरलाइंड. इट इज अ नॉर्मल लिन, कुछ अलग नहीं है. यस, ठीक है. अब आते हैं इटैलिक्स. अब एक और तरीके से लिख के दिखाती हूं. ये सारे इटैलिक्स में लिखा है. राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? You just need to remember that scientist names have to be normal.
in every case, चाहे it is handwritten, चाहे it is italics, चाहे कुछ भी हो, the name of the scientist is normally written and it starts with capital L और small l. ये आपको जरूर देखना है. रॉन्ग है, फिर से क्यों रॉन्ग है सब बताएंगे जल्दी से चैट सेक्शन में. ये भी क्यों रॉन्ग है, ये भी सब बताएंगे जल्दी से चैट सेक्शन में. रॉन्ग क्यों है, ठीक है, रॉन्ग है बट क्यों रॉन्ग है. दो गलतियां हैं. सबसे पहले इट शुड बी नॉन इटैलिक्स. नॉन इटैलिक्स अगर पूरा नाम इटैलिक्स में है, बट ये तब भी इटैलिक्स में नहीं होगा. प्लस इट स्टार्ट विथ कैपिटल एल नॉट विथ स्मॉल एल. अरे मैं अंडरलाइन नहीं करूं तो मैं कंफ्यूजन हो जाएगी. ये देखिए इट शुड बी लाइक दिस. ठीक है, चलो एक और लिख के बताते हैं, फाइनल बनाना. ठीक है, now you tell me the final answer guys, right or wrong. Yes, specific epithet represents species beta. बताइए बताइए बताइए. राइट, बिल्कुल सही बेटा. जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सब करा दिए. अब आपको साल भर ये करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं जो हमने पढ़ा या सही पढ़ा या नहीं. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है. अब आइए, जब भी हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की या साइंटिफिक नेम्स की, वी ऑलवेज टॉक अबाउट ए डेड लैंग्वेज. व्हाई? ऐसी लैंग्वेज जो कोई यूज नहीं करता, जिससे कि कोई पार्शियलिटी ना हो. मैं संस्कृत में लिखूंगी तो फॉरेन वाले कहेंगे ठीक है, तो इसलिए वी ऑलवेज चूज अ लैंग्वेज व्हिच इज अ डेड लैंग्वेज व्हिच इज नो मोर यूज्ड बाय एनीवन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. दैट्स व्हाई डेड लैंग्वेज. तो अब आते हैं सबसे पहले बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. नाउ व्हाट इज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर? फिफ्थ थिंग जो आज आपका होमवर्क है. ठीक है, is given by Carolus Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format, ठीक है, was found convenient. Let us take the example of mango. Mango, to understand the way of providing scientific name better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica when it is in italics. Let us see how it is a binomial name. In this name, the Mangifera represents the genus and indica represents the particular species or specific epithet. ठीक है, और बाकी रूल्स अब देख लेते हैं. इधर सारे रूल्स इधर लिखे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन और ग्रीक. ये सवाल आ सकता है नीट में. यस, लैटिन होता है, ग्रीक होता है. इस वर्ड को सब हाईलाइट करेंगे अपनी एनसीईआरटी में. छोटा सा वर्ड है, बट जब मैं इसका पीडीएफ दूंगी चैप्टर का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, तब ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है. सो जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स है वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे? लैटिन में. ठीक है, रिटन इन इटैलिक्स. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. कहीं से भी प्लांट ढूंढाओ, लैटिन में ही नाम रखा जाएगा, याद रखना. ठीक है, the first word in biological name represents a genus while the second denotes a species or specific epithet. Both the words in biological name when handwritten are separately underlined. Handwritten जब होते हैं separately underline होते हैं, और printed in italics to indicate their Latin origin. ठीक है, the first word denoting the genus starts with a capital letter and specific epithet start with a small letter. That's why Mangifera indica. नेक्स्ट, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, जो मैं बता चुकी हूं, जैसे मेंजीफेरा इंडिका लिन. ये देखिए, ये नॉन इटैलिक है. देखिए, इट इज अ नॉन इटैलिक, नॉन अंडरलाइंड, नो अंडरलाइंड एंड स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है.
ठीक है बच्चे, ये हमारी पूरी कहानी। क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्लास में जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में। सारे क्वेश्चंस क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चल रहे हैं, ये लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तो आराम से हो जाएगा चैप्टर। नाउ सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. क्या होता है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है which makes our studies go easy. ठीक है, क्लासिफाई कर देना। जैसे बायो में ये पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिर जैसे फिजिक्स का नाम आता है बच्चे भी लाइक एंटी तूने क्या किया 2025 में, जुट्टी खाई थी कसम जो फिजिक्स तू आई नहीं, पूरी रात काट में भी मुझे समझ आई नहीं। ठीक है, यस। तो बच्चों की दुख, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable characters. जो एक जैसे दिखते हैं उन्हें आप डाल देते हैं उनके ग्रुप्स में। ठीक है बच्चों, सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, क्या होता है क्लासिफिकेशन? जब आप ग्रुपिंग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या होती है क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट। द मूवमेंट वी सी एनीथिंग, तो हमें लगता है कि ठीक है ये डॉग है, कुत्ता कुत्ता है, कुत्ते जैसा है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कुत्ते जैसी हरकत करोगे तब भी हम कहेंगे कुत्ता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। Now likewise in plants we try to talk of wheat. The picture in each of our mind will be wheat. ठीक है, ये सब तुम कर लोगे, easy है। The scientific term for these categories is taxa. अच्छा, what is classification? कि on the basis of observable characters I put you in groups and these groups are called as dash. क्या है? These groups are called taxa. टैक्सा जब बहुत सारे होते हैं, टैक्सॉन जब एक होता है। ठीक है, फिर से एक बार मैम के साथ बोलो, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? भाई ये धम क्यों करके जा रहा है भाई मेरे स्टूडियो के बाहर, देख रहे हो? बजा ले भाई। देख रहे हो माहौल बन रहा है बाहर। यस, तो क्लासिफिकेशन के व्हेन वी पुट ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड टैक्सा। तो अगर टैक्सा की डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखोगे? दीज आर द कैटेगरीज, दीज आर द ग्रुप्स व्हिच आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, यस। अब देखो इधर, here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Now there can be different categories, कोई बड़ी कोई छोटी। ठीक है, बड़ी सारी कैटेगरीज होती है। जैसे कि आप नीट की काउंसलिंग कर लेना, आपको उस दिन पता लगेगा कि भाई कितनी कैटेगरीज है, कितनी ही कैटेगरीज है। वंस यू स्टार्ट डूइंग नीट का काउंसलिंग यू विल रियलाइज कि भाई मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं डे वन से। इसको भी दे रहा है, 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 बट मेरे को कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, ये क्या होती है? कैटेगरीज, टैक्सॉन। ठीक है, तो प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, व्हीट is also a taxa. Similarly, animals also are taxa. ठीक है, they can be classified on different levels. Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. Now, what is taxonomy? इसको मैं बढ़िया से समझाती हूँ तुम्हें। ठीक है, ये देखो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में 4 चीजें आती है, सब बोलेंगे मैम के साथ। टैक्सोनॉमी में कितनी आती है? 4 चीजें। कितनी आती है? 4 चीजें। पहली चीज कौन सी आती है टैक्सोनॉमी में? फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स पहचानेंगे, उनके बेसिस पे उसका नाम रखेंगे, नॉमेनक्लेचर, नाम रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा ये समझा चुकी हूं मैं। और लास्ट में उसका होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स। ये 4 चीजें जब मिलती है तो उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, पहले देखो
फिर उसके कैरेक्टर्स देखो, फिर उसका नाम रखो, फिर उसे उसके ग्रुप में क्लासिफाई करो। ये 4 चीजें जब मिलती है तब आपकी बनती है टैक्सोनॉमी। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which the animals or plants or any living organism is grouped on the basis of its characters. Now we have 2 types of taxonomy, classical, modern. क्लासिकल वाले से बाहरी सुंदरता देखती थी, फिर मॉडर्न वालों ने कहा नहीं, बाहरी तो अभी चली जाएगी, हमें तो अंदरूनी सुंदरता भी चाहिए। So classical taxonomy is based on only morphological characters. Modern taxonomy is based on both characters, external भी और internals भी। ठीक है, यस। तो इसलिए चेहरे पे नहीं जाने का बच्चों, क्योंकि सुंदरता तो चली जाती है। यस, ठीक है, हाँ जी। क्या हो गया रॉन्ग? हाँ जी, टैक्सोनॉमी। Now external and internal structures along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy studies। ठीक है, यस। कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिटी, अच्छा ये वाला, अच्छा CIC, अच्छा चलो ये वाला थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं सही कर देती हूँ। थैंक यू बच्चों। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आजकल बाल बहुत टूट रहे हैं, आज इनका इलाज कराऊंगी जाके सबसे पहले। चलो अब आगे आते हैं। Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the process that are basic to taxonomy। यही चीज हमने लिखवाई थी, हाँ CICN, बिल्कुल सही बच्चे। Taxonomy is not something new. Human beings have always been used this. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. Human beings, अब देखो यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है systematics, ठीक है, yes। Systematics क्या है? अब ये देखिए यहाँ पे, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism, their diversity, but also the relationship among them। हमें दूसरों के रिलेशनशिप में जितना मजा आता है, तुम्हें पता ही है बात, ब्रेकअप होना, वो उसके साथ ये गॉसिप तो इट्स अ फेवरेट गॉसिप, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही गॉसिप है। द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अगेन लैटिन वर्ड, Greek word नहीं, Latin word, systema, which means systematic arrangement of organism, and this systematics was again given by Linnaeus, and this concept was used in Systema Naturae as a title of his publication। इसके अंदर हम evolutionary studies भी पढ़ रहे हैं, evolutionary relationships भी पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि बाहर से दिखता कैसे है, evolutionary relationship भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, yes, ठीक है, yes, डन। गुनी बेटा नॉर्मल हो जा, आउट क्यों हो गई? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, आ जाइए बेटा। कितनी सारी कैटेगरीज है हमारी, पूरे हायरार्की है हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, एंड दे फॉर्म अ कंप्लीट हायरार्की। ईच कैटेगरी इज कॉल्ड एज टैक्सॉन, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं स्पीशीज। तो स्पीशीज सबसे नीचे आएगी या सबसे ऊपर आएगी? सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे या सबसे लीस्ट कॉमन कैरेक्टर होंगे, पहले तो ये बताइए। यस, कम ऑन किड्स, ये क्वेश्चन आता है। Taxonomic studies consider a group of individuals, organisms with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। ठीक है, यहाँ पे morphological differences होते हैं, ठीक है। But यहाँ पे common characters क्या होते हैं? ज्यादा या कम? डिसेंडिंग ऑर्डर में दे हैव मोर कॉमन कैरेक्टर्स। अभी वो चार्ट आएगा, मैं लिखवाती हूं तुम्हें। नाउ ऑल द 3, अब देखो यहां पे मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, भाई तीनों अलग है और बहुत भयंकर अलग है, कोई मैच नहीं है इनमें, कोई मैच नहीं है इनमें, ठीक है। अब देखो इधर जीनस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीनस। जीनस हैव मोर कॉमन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू स्पीशीज, ठीक है, तभी वो एक जीनस है। जैसे हमारा है पैंथेरा। अब पैंथेरा में बेटा हमारा लियो भी है, टिग्रिस भी है, ये देखिए ये। अब पैंथेरा के हमारे जीनस, यहां पे ज्यादा कैरेक्टर्स दिखेंगे आपको, ठीक है। और जैसे आप लियो पे जाएंगे मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, पैंथेरा, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं, वी हैव फैमिली। नाउ फैमिली की अगर बात करें, वी हैव जैसे family is characterized on the basis of both vegetative and reproductive features।
ठीक है, ऑफ प्लांट स्पीशीज, जैसे पिटूनिया एंड धतूरा बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेशी। अब पिटूनिया हो गया, धतूरा भी आता है सोलेनेशी में, सोलेनम ट्यूब्रोसम भी आता है, ठीक है, और नाइग्रम भी आता है, कितनी सारी चीजें आती है। तो ये हमारी फैमिलीज हो गई। अब कैनिडी और फेलिडी फैमिली, फेलिडी फैमिली में आपकी कैट फैमिली है और कैनिडी आपकी कौन सी है, डॉग फैमिली है। तो यहां पे और चेंजेस आएंगे। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर आता है आपको ऑर्डर, देन यू हैव क्लास, फाइलम, ये रहा। अब यहां पे है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हियरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। और मैं क्या कह रही हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेस। कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेस। तो टेक्निकली सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर किसमें है, मैम एग्जाम में तभी तो बता रही हूं, अभी इसकी ट्रिक भी बता रही हूं याद करने की। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। आप बताओ सबसे ज्यादा किसमें हुए, डिसेंडिंग ऑर्डर, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस, स्पीशीज। अब समझ में आ गया, सबसे ज्यादा मिलते जुलते कैरेक्टर्स किसमें देखने को मिलेंगे भाई लोगों, स्पीशीज में। सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स किसमें देखने को मिलेंगे, स्पीशीज में। यस, सबसे ज्यादा, अरे सिमिलर कैरेक्टर्स किसमें, अरे आप में और मुझ में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स है ना। अरे बच्चा ऐसे देखो ना, अगर आप होमोसेपियंस की बात करें, स्पीशीज की बात करें, तो आप और मैं इंसान हैं, तो हम में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर। अब आप कुत्ते से ज्यादा मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भाई, तो उसकी फैमिली कैनिडी है, मेरी फैमिली होमिनिडी है, तो कम हो गए ना सिमिलर कैरेक्टर्स। वो कुत्ता है भाई, हम, आई बिलोंग टू होमिनिडी फैमिली, कुत्ता बिलोंग्स टू कैनिडी फैमिली, ठीक है। अब आप बता दो सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा है या कम है, तुम बताओ खुद से, तुम बताओ। अब कम हो गए ना फैमिली लेवल पे, क्योंकि मेरी फैमिली होमिनिडी है, उसकी फैमिली कैनिडी है, ठीक है। अब मुझ में और हीना में और एक बिल्ली है, किस में ज्यादा कैरेक्टर्स है, मुझ में और हीना में ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स है एज कंपेयर टू मी एंड बिल्ली। ये चीज है, अब समझ में आया। यस, देन वी हैव किंगडम्स। नाउ कमिंग टू किंगडम, एक बार इसको और देख लेते हैं, आ जाओ बेटा। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting from species, and they are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement. Look at the hierarchy in figures 1.1. On the basis of arrangement, for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. अब समझ में आ गया जो मैम ने समझाया है, सेम चीज मैम ने बताई है। तो किंगडम में कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे और स्पीशीज में कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। यही चीज लिखवाई है मैम ने, जो एग्जाम्पल मैम ने दिया वो याद रखना, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. अब ये हमारी एक टेबल है जो आपको पूरी याद करनी है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको दूंगी, एडवांस लेवल डीपीपी, वो आपको सॉल्व करनी है आज, ठीक है। तो बेटा आज का चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है। लिविंग वर्ल्ड में खैर कुछ ज्यादा था भी नहीं, सच बताऊं तो। द बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, ये देखो यूनिवर्सली इवॉल्व्ड। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। कल से, अब कल नहीं परसों से, टेक्निकली मंडे से 12 बजे क्लास लगेगी। मेरी क्लास 1.5 से 2 घंटे की होती है, आज तो जल्दी खत्म हो गया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ बिग चैप्टर, बहुत नोट्स बनते हैं उसमें। यस, वो अच्छे से करने हैं आपने, ठीक है। अब हम पूरा डिटेल थ्योरी स्टार्ट करेंगे मंडे से 12 बजे।
that would be our chapter number 2. I'll complete biological classification in 4 classes, each class of 2 hours, so that will make up 8 hours for the chapter, जिसके अंदर जो भी important points होंगे NCERT के वो हम सब cover करेंगे ही करेंगे और notes full fledged बनेंगे, ठीक है? Yes. और मैं कुछ होमवर्क भी दूंगी. आज जो मैंने होमवर्क दिया है वो सबको करना है. हर चैप्टर के जो मेन बोल्ड पॉइंट्स है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, उन सब के बारे में आपने लिखने हैं. कुछ एग्जाम्पल है तो वो भी लिखने हैं. दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द मोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है? यस. हाँ नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप तो बेटा मैं डिलीट करूंगी. तुम लोगों ने बेटा मेरी जान खा ली है. बेटा हमको भी लेक्चर से पहले पता है पढ़ना होता है. यू डोंट लेट अस स्टडी. आप सेल्फ स्टडी करने ही नहीं देते हो मुझे. I know I can teach 32 chapters, but बेटा I need to do self study. मेरा भी एक पेस है, मुझे भी कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल के लाने होते हैं. अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो आपको पता है इतना पॉइंट है उसमें, इतना पॉइंट है लिखवाने वाला. डाइनोफ्लैजिलेट्स के 100 पॉइंट है, ठीक है, क्राइसोफाइट्स के ये पॉइंट वो पॉइंट, बैक्टीरिया इतना बड़ा है, फिर कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो यूज होते हैं नहीं होते हैं. सो बेटा आप मुझे भी तो टाइम दिया करो पढ़ने के लिए. और क्या, रिविजन मुझे भी करनी होती है, आज भी जरूरी है बेटा. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर. अब हम मंडे को मिलेंगे 12 बजे विद अगेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अगर आप तब तक भी ठीक नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई तो विल डू द क्लास इन द सेम वे, बट आई विल टेक माय क्लासेस ऑन टाइम. ठीक है बच्चे? यस. नोट्स में दे रही हूं, अभी सब दूंगी, डोंट वरी. ये लो. दे रही हूँ, सब दे दूंगी वो तो मैं तुम्हें. नोट्स सेंड कर रही हूँ. ठीक है, चलो बाय बाय. सब 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 टैक्सोनॉमी नोट्स. कौन से नोट्स बेटा, कौन से? एक सेकेंड, वो मैं सेंड करती हूँ तुम्हें. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर. बेटा सारी डेफिनेशंस मैंने आपके एनसीईआरटी में लिखवा दी थी. गो थ्रू एनसीईआरटी वंस. ठीक है, और बाकी जो भी होगा वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. ठीक है, चले बाय बाय.